डियर एसएससी स्टूडेंट्स, तो फाइनली वो वक्त आ चुका है जब हमें तैयारी करनी है हमारे प्रोफेशनल लेवल पेपर्स की प्रोफेशनल वे में। और वो प्रोफेशनल वे क्या है? हमें समझना है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें समझना है कि एग्जामिनर हमें से कैसे चाहता है कि पेपर कैसे लिखा जाए। हमें समझना है कि पेपर की प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, प्रोफेशनल स्किल्स क्या है। तो ये सारे एरियाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारी अप्रोच हो जानी चाहिए एग्जाम बेस्ड अप्रोच। तो जैसे कि हर बार मैं आपको गाइड करती ही हूँ कि जब आपके एग्जाम को 20-25 डेज रह जाएं, तब उस टाइम पीरियड पे आपका मेन और सिर्फ मेन फोकस इसी बात पे होना चाहिए कि आप जो है प्रैक्टिस वाले मोड में आ जाएं। बट प्रैक्टिस करने का एक राइट अप्रोच होता है। सबसे पहले हमसे ये जानना जरूरी है कि पेपर पैटर्न क्या है, पेपर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्या क्या की एरियाज पूछे जाते हैं एंड कौन कौन से एरियाज में हमें ब्लंडर नहीं करना है। तो इसी के लिए एसएससी ने एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स हमें प्रोवाइड किया हुआ है एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि हर बार की तरह आपको पता है कि मैम गाइड करते हैं कि जब कभी भी आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो वो प्रैक्टिस किसी खास तरीके से करनी है। और वो खास तरीका क्या है कि आप एसएससी रिसोर्सेज को सीक्वेंस वाइज यूज कीजिए। तो एग्जामिनर रिपोर्ट तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे भी सही, बट उसको यूज करने का एक खास वे है जो मैंने अपनी जर्नी में समझा है, जाना है। और वो आज वे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो वो वे क्या है? देखो, एग्जामिनेशन रिपोर्ट में होता क्या है पहले ये समझते हैं। इसमें होते हैं एग्जामिनर की गाइडलाइंस बेस्ड ऑन पास्ट अटेम्प्ट। एंड हमारे पास अब भी सबसे ज्यादा रीसेंट एग्जामिनर रिपोर्ट कौन सी है? सितंबर दिसंबर 2025 की। साल में 2 बार एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमारे पास आता है। एंड ये कैसे पढ़ना है अब ये समझते हैं। देखो, उसमें क्या होता है, पास्ट पेपर में बच्चों ने क्या ब्लंडर्स किए, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने आंसर कैसे अटेम्प्ट किया, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, कुछ बच्चे खड़े उतर पाए, कुछ बच्चे जो है एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए। अब इसी बात को समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी, तो उसके लिए क्या जरूरी है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहले मुझे रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, तभी तो मैं समझूंगी कि ब्लंडर क्या हुए। तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो डायरेक्टली इसको प्लेन रीडिंग कर लेते हैं और उनको ठीक है कि ये मिस्टेक हुई, कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें नहीं समझ में आई। तो इसके लिए मैं आपको क्या बोलना चाहूंगी कि आप जो है इस टाइम तक एटलीस्ट एक पेपर तो कर चुके हो। पहले पेपर अटेम्प्ट कीजिए एंड लेटेस्ट वाला कीजिए। फिर उसी पेपर का सजेस्टेड आंसर पढ़िए, मार्किंग गाइडलाइंस पढ़िए एंड देन फिर आ जाइए हमारे एग्जामिनर रिपोर्ट में, जिसमें एग्जामिनर गाइडेंस देता है कि बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशंस है टू अटेम्प्ट द पेपर एंड क्या होना चाहिए था और क्या आपने असल में कर दिया। तो चलिए चलते हैं फिर आज के सेशन की तरफ और स्टार्ट करते हैं एग्जामिनर रिपोर्ट की तरफ कि क्या-क्या एरियाज होने चाहिए थे एंड क्या-क्या एरियाज में हमें कमियां जो है दिखी हैं एग्जामिनर को। और वो कमियां आपने नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि इंसान वही जो मिस्टेक से सीखे। और सबसे बड़ी बात तो यही है, हम दूसरों की मिस्टेक से सीखें। तो समझते हैं क्या-क्या मिस्टेक्स जो है एसीसी की एग्जामिनर रिपोर्ट में आई गई हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। हमने सीखना है, दूसरों की मिस्टेक से सीखना है। तो चलिए आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या बोला गया है एग्जामिनर ने अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में। तो ये है आपका एसबीएल का एग्जामिनर रिपोर्ट। ये सबसे रीसेंट एग्जामिनर रिपोर्ट है। ये आपको कहाँ मिल सकता है? आप डायरेक्टली अपने पेपर का एग्जामिनेशन रिपोर्ट गूगल पे टाइप करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो है अपने माई एसएससी में लॉग इन कीजिए, वहां पर जाइए, स्टूडेंट सेक्शन में जाइए एंड उसके बाद रिसोर्सेज में जाके एग्जामिनेशन रिपोर्ट को क्लिक कीजिए। आपको बहुत सारी एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलेंगी, ये वाली सबसे लेटेस्ट है। ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमारे पेज पे अवेलेबल है। अगर आप पुरानी वाली जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है देखना चाहते हैं तो आप वो भी जाके एक्सेस जो है कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट एंड समझते हैं कि एग्जामिनर इसमें क्या कह रहा है। तो देखिए, ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, एग्जामिनर का माइंडसेट। तो ये माइंडसेट क्या है, क्या इसमें चीजें कवर की गई हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले तो हमारे पास एसबीएल के पेपर में प्री सीन जैसे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
एग्जामिनर ने कुछ गाइडेंस दी हुई है फॉर्मेट के ऊपर, प्री सीन के ऊपर, एग्जिबिट्स की अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर एग्जिबिट्स बहुत जरूरी होते हैं, एग्जिबिट से लिंकेज बहुत जरूरी होता है, एंड देन टाइम मैनेजमेंट पेपर की पासिंग के लिए वो जरूरी है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने स्पेसिफिकली एक एरिया हाईलाइट किया हुआ है, और वो हाईलाइटेड एरिया क्या है? रीजन फॉर एग्जाम फेलियर, टेक्निकल मार्क्स, प्रोफेशनल स्किल एंड मार्क्स, एंड देन फिर टास्क वाइज जो है एग्जामिनर गया हुआ है एग्जामिनेशन रिपोर्ट में। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं जर्नल कमेंट्स, क्या कह रहा है एग्जामिनर। Examination report should be used in conjunction with the published September-December sample exam which can be found on the ACCA practice platform। और मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि पहले पेपर देखिए, पेपर को समझिए, एंड देन फिर इसके बाद एग्जामिनर जो है आपको गाइडेंस दे रहा है। एंड देख, आप में से अगर कोई पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है तो उसको मैं बता दूं कि ये क्या होता है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जो है ACCA का फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स है, जो कि आपको रियल एग्जाम बेस्ड सिनेरियो से फेमिलियर कराती है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट में हम क्या देख पाते हैं? हम ये देख पाते हैं कि एग्जामिनर में क्या क्या गलतियां हाईलाइट की हैं, और वो गलतियां हम पहले कैसे पता कर सकते हैं? प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की हेल्प से। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम कैसे पता कर सकते हैं, ये समझते हैं। देखो, आपके पास है रियल एग्जाम स्क्रीन, जिसमें आप जो है एग्जाम कंडीशन में प्रैक्टिस कीजिए पूरे सिलेबस की। ठीक है, आपके पूरा फुल फ्लेज पेपर करिए, सबसे बेस्ट है। पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, एंड उस प्रैक्टिस को करने के बाद आप जो है सजेस्टेड आंसर देखिए। आप ये समझिए कि ये मिस्टेक क्या मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, एंड उसको देखने के लिए आप जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है चेक करेंगे, एंड सजेस्टेड आंसर से मैच करेंगे। तो देखिए, ये हो गई हमारी स्क्रीन। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम जो है करने की कोशिश करती हूँ कि आपको जो है ये विजिबल हो जाए। जैसे इसका एक स्टैंडर्ड जो है साइज जो है होता है, तो आपका वहां पर आपके पास अवेलेबिलिटी होगी कि आप जो है अपने पेपर को साइज जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। पहले मैं भी आपको गाइड कर दूं कि क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास है प्री सीन, जो कि पेपर वाले दिन भी अवेलेबल होता है और पेपर से 14 दिन पहले भी अवेलेबल होता है। तो ये प्री सीन आपके पास अवेलेबल होगा। उसके अलावा हमारे पास और क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन, ये हमारी मेन बॉडी है, एंड हमारे पास है एग्जिबिट्स। तो हमारा सीक्वेंस क्या होता है क्वेश्चन को पढ़ने का? प्री सीन हम पहले से घर से पढ़ के आए होते हैं, तो उसका कुछ क्रक्स वगैरह बना के रखें। एंड आपको मैं बता दूं, हमारा प्री सीन एनालिसिस भी आने वाला है मार्च अटेम्प्ट के लिए। जैसे ही प्री सीन रिलीज होगा, हम प्री सीन एनालिसिस लेके आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। देन प्री सीन के ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर हम आते हैं हमारे ये मेन डिस्कशन के। तो ये मेन जो डिस्कशन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको समझना है, एंड इसके बाद हमारे पास डिटेलिंग आएगी कि एग्जिबिट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर वो हम देखेंगे। फिर वो डिटेलिंग देखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि मेरी टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है, जो कि यहाँ पर पता चलेगी, एंड देन टास्क को लिंक करेंगे अपने एग्जिबिट के साथ। तो ये एक स्टैंडर्ड वे हमारा जो है चलने वाला होना चाहिए। तो देखिए, एसबीएल का पेपर बाकी सारे प्रोफेशनल पेपर की तरह 3 आवर्स 15 मिनट्स का होता है, एंड इट्स अ इंटीग्रेटेड केस स्टडी, हमें पता है, जिसमें कि हमारे पास फिक्टिशियस कोई ना कोई केस होता है। और ये वाला केस जो था एक होटल कंपनी के ऊपर था, जिसका नेम था ल्यूवेल, जो कि एक आइसलैंड नेम की कंट्री में था। एंड कैंडिडेट का रोल इसमें क्या था? सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। तो एसबीएल में सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब कभी भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, अपने आप को उस सिनेरियो में खो जाइए। आप समझिए कि होटल बेस्ड इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, क्या क्या उसके रिस्क हैं, क्या क्या उसके कस्टमर्स हो सकते हैं, कंपटीशन, सब कुछ। वैसे तो प्री सीन में बाकी बहुत कुछ अवेलेबल था। तो यस, एम्प्लॉय टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन द रेंज ऑफ प्रोजेक्ट असाइनमेंट फॉर ल्यूवेल डायरेक्टर। Marking scheme include 80 technical marks for the correct use and application of technical knowledge, जो कि हमें एसबीएल के पेपर से मिलेगी। एंड बाकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या करना है? केस के कंटेक्स्ट को समझना है। एंड देन आगे चलते हैं। इन एडिशन, मार्केटिंग स्कीम इंक्लूड, जो है मार्किंग स्कीम में और क्या क्या है? 20 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के। और क्या क्या स्किल्स जो है टेस्ट हो रहे हैं, हम देखते हैं कैसे कैंडिडेट आंसर कर रहा है।
Candidates should have drawn on the other relevant skills when answering. When awarding the professional skill marker, look primarily at the professional skills being tested at the task requirement, but also consider journal professionalism that candidates demonstrated, which include whether the answered the task set were logical, were well presented, and avoid unnecessary repetition. कुछ कमेंट्स हैं जो कि एग्जामिनर ने दिए हैं, मैं आपको वो सारे कमेंट्स क्रक्स वाइज भी अभी बताऊंगी कि एग्जामिनर क्या कहने की कोशिश कर रहा है. एंड as the candidates take the exam on computer, they are strongly recommended to take the mocks. ये बात हम भी बोलते हैं. एंड गाइज आपको फिर से याद करा दूं, हमारे प्री मॉक सेशन भी आने वाले हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी मेरे साथ प्री मॉक डिस्कशन करने से पहले आप प्री मॉक जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए, जो कि ACCA प्लेटफॉर्म पे अब अवेलेबल है. And to gain the experience of dealing with different types of exhibit and to estimate how much they can write in the time allowed. जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बच्चे बोलते हैं मैम इतना सारा है सजेस्टेड आंसर में, हम कैसे उसको लिख पाएंगे. कैसे लिख पाओगे, आप पहले चेक तो कीजिए कि आप कितना लिख पा रहे हो, उसके बेस पे ही आप वर्क कर पाओगे ना. तो यस, आपको ACCA की गाइडेंस जो है बहुत सारे वे में मिलती है, टेक्निकल आर्टिकल से मिलती है. वो यही कह रहे हैं कि उसको लो, फ्री में आपको गाइडेंस अवेलेबल मिल रही है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को क्यों यूज नहीं कर रहे हैं. देन बात आ रही है प्री सीन के ऊपर. तो ये प्री सीन जो है 2 एरियाज के ऊपर था. फर्स्ट सेक्शन प्रोवाइड द कैंडिडेट विद ओवरव्यू ऑफ द होटल इंडस्ट्री, कि होटल इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है. एंड प्री सीन हमेशा ऐसे ही होता है, हमें गाइडेंस देता है. Or second scenario was provided further background information about Bluewell, a listed company which owns and operates high quality 4-star hotels. Pre-scene is designed specifically to allow candidates to establish a sound understanding of the industry. Organization का context क्या है, क्या क्या like चीजें जो हैं उसमें आएंगी. So this should help them to analyze, understand the exhibit information that is presented to them on the exam day. और प्री सीन का हम यूज करते हैं, पहले इसीलिए डिस्कशन की जाती है ताकि आप इंडस्ट्री को समझ लो, उसके रिस्क समझ लो, उसके ऑपरेशन समझ लो. एंड आपको एज अ स्टूडेंट थॉट प्रोसेस नहीं रखना है, आपका थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट होना चाहिए कि ये बिजनेस है, ये बिजनेस कैसे वर्क करता है. Candidate should set aside time for careful reading of that pre-scene so that they have thorough knowledge of the contents, do not need to keep referring back during the exam, which will waste the valuable time. इसीलिए सिर्फ इसीलिए हम बोलते हैं कि आप प्री सीन का पहले से क्रक्स लेके जाओ. अरे जो इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है वो पेपर में दोबारा जाके पढ़ोगे तो टाइम तो वेस्ट होगा ना. So candidates should actively engage with the material in order to gain the understanding of the context in which the organization operates. Factors to establish could include the following. तो क्या क्या factors हैं देखो, क्या ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी थी या बहुत पुरानी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन छोटी है बड़ी है. ये कुछ कुछ फैक्टर्स जो हैं जो वो हिंट दे रहे हैं कि आप जब भी अपने माइंड में कभी भी प्री सीन आए तो ऐसा फैक्टर सोच के रखो. और अगर वो कंपनी है तो क्या वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल अलग हो जाता है, रिस्क अलग हो जाते हैं, गवर्नेंस अलग हो जाता है. क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से काम कर रही है या स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी. Its place in the sector, including how it is reporting to the development in the sector, its business model, key elements of the business strategy, the resources available to the organization and whether they appear to be sufficient. तो क्या क्या मेरे resources हैं, क्या कोई मेरा constant तो नहीं, मैं उसमें ये समझने की कोशिश करती हूँ. The ethic and corporate social responsibility issues organization is facing and what value it has. तो ये सारे एरियाज आपको पहले से ही सोच के रखने हैं. तो अब उसके अलावा पहले इसका लाइक ये पॉइंटर्स जो मैं आपको बता दूं, एंड देन उसके बाद क्रक्स फॉर्म में अभी तक का जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे. कैंडिडेट्स मस्ट अप्रिशिएट दैट प्री सीन इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी यूज्ड टू क्वेश्चन स्पोर्ट. However, as the task set, the exam are not based on the information in the pre-scene. Pre-scene information is designed to assist the candidate overall understanding of the sector. गलती से भी इसको assumption मत मान के चल लेना कि जो प्री सीन में है वही ही है सिर्फ पेपर में, ये तो आंखों का धोखा हो सकता है. तो but will not itself provide the full source of exam answer. वो खुद ही बोल के चल रहे हैं कि इसमें बातों में मत फंसना. The task on the exam day will be focused primarily on the information contained in the exam exhibit.
Candidate will be expected to use exhibit information as a primary source of developing their answer. Of course, some information within the pre-scene will be useful to support points made on the answer, but candidates should not copy-paste section of the pre-scene of their answer. Candidates are expected to develop information within the pre-scene and explain the example it's relevant to task the attempted. On the exam day, अब और वो क्या कह रहे हैं? Calling for exhibit were presented to the candidates which provide additional information relevant to the case study. चलिए, तो अभी पहले मैं आती हूँ अभी तक का जो हमने डिस्कशन किया उसके क्रक्स के ऊपर कि अभी तक क्या कहा गया है। पहले उन्होंने ये बताया कि इस प्री सीन में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, कि क्यों स्टूडेंट्स फेल होते हैं, क्या एग्जामिनर चाहता है, क्या कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं एंड कैसे आप जो है एसबीएल पास कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू राइट अ लॉट एंड यस, बच्चों का यही कंसर्न रहता है कि इतना सारा कैसा लिखेंगे। वो खुद ही कह रही है कि हमें नहीं चाहिए आप ज्यादा लिखिए। इट्स नॉट थ्योरी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द केस, आंसरिंग एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड, और यही नहीं हमें समझ में आता है। और आपको वो जो पॉइंटर्स है कंपनी में कैसे अप्लाई करने हैं, एंड यू हैव टू बिहेव लाइक अ सीनियर मैनेजर नॉट जस्ट अ स्टूडेंट। और यही तो सोच चेंज करनी है। हम जब आंसर अटेम्प्ट करते हैं हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आंसर अटेम्प्ट करते हैं और वहां पर हमारी वर्डिंग जो है वो बता जाती है। तो अब देखो इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अब तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एसबीएल के पेपर का फॉर्मेट, जो कि पेपर 3 और 15 घंटे का होगा, इंटीग्रेटेड स्टडी होगी, कंपनी जो है इन्होंने बता दिया होटल कंपनी है। मार्क्स स्प्लिट आप सबको पता है 80 एंड 20 प्रोफेशनल एंड टेक्निकल मार्क्स में डिवाइड होता है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी अगर लिखोगे तो ऑलमोस्ट 0 मार्क्स मिलेगा, वो भी ये बता के चल रहे हैं। तो अगर किसी का थ्योरी बहुत स्ट्रांग है ना और वो इस बात में रह रहा है कि मेरी तो थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ मुझे आता है, आप अगर केस को लिंक नहीं कर रहे हो तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा, तो फेल हो सकते हैं आप। तो प्री सीन को वो कैसे एक्सपेक्टेशंस चाहते हैं कि आप प्री सीन को सिर्फ रीड मत करो, आप अंडरस्टैंड करो, और वो स्टूडेंट कर पाए वो उन्होंने कहा। बट स्टूडेंट ने गलती कहाँ पर की, कॉपी पेस्ट कर दिया प्री सीन से। उन्होंने लाइक इसको क्वेश्चन की गेसिंग में यूज कर दिया, जो कि एक्चुअल में हमें नहीं करना है, एंड प्री सीन को एज आंसर की तरह ट्रीट करने लगे, वो आंसर नहीं है। एग्जामिनर साफ साफ बोल रहा है ये सिर्फ आपको बैकग्राउंड देने के लिए है, आंसर जो आएगा पेपर में एग्जिबिट में से ही बनेगा, एंड सिर्फ और सिर्फ प्री सीन आपको कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। आपको प्री सीन को सिर्फ इस तरीके से समझना है कि वो कंपनी को आप जैसे सपोज करो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो उसके बारे में नेट पे रिसर्च करते हो कि आपको वो कंपनी में ज्वाइन करना है या नहीं, उस मीटिंग में जाने से पहले उसके बारे में ये समझना है। तो यस, स्टूडेंट क्यों फेल हुए हैं, ये आपके लिए बहुत 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 एक गोल्ड पॉइंट अगर मैं बताना चाहूंगी, बट अभी नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि अगर अभी सारी स्टोरी जो है कर दी कवर, बिकॉज मैंने इस पूरे प्रीसीन को एक बार अच्छे से एनालाइज किया है और एग्जामिनर के क्रक्स निकाले हैं। तो वो मैं आपको क्रक्स बताऊंगी बहुत जल्दी कि क्या रीजन है, क्रक्स फॉर्म में ही बताऊंगी, बट एक बार हम इसको पढ़ेंगे जरूर। तो अगर देखा जाए अब हमारे पास क्या-क्या है, एग्जिबिट्स, पोटेंशियल एक्विजिशन के बारे में हमारे पास डिटेलिंग है। Dulit Hotels, an email to the CEO of Dewell from the chairman of Dulit's Hotel providing information about the Dulit as a potential acquisition of a company. Next हमारे पास क्या है, further information जिसमें Dulit Hotels a memo from the CEO of Lewell providing further performance information about Dulit and nothing, noting potential risk in the acquisition process. Financing and stakeholder management, extract from Lewell board meetings, discussion, financing of potential acquisition of Dulit, stakeholder management after acquisition. New system and board committee. Extract from the director's conversation about implementing a new hotel management system at Lewell and responsible business committee. Number of issues which have been noted in previous examiner report, including again this sitting. Many candidates failed to answer the question as said. This was seen in various ways, particularly in task 1B and 2B. In task 1B, candidates were asked how the risk relating to the integration of Dulit and Lewell hotels falling on the acquisition could be mitigated. However, many candidates focus on what these risks were rather than how the risk could be mitigated. Task 2B,
ask candidate to evaluate the level of power and interest of different stakeholder group in relation to Lewell's potential acquisition of D. So the candidate should have focused on each group's power to influence the acquisition and their interest on the acquisition. However, many candidates assess stakeholder power and interest in routine operations of the hotel. Some candidates fail to make use of all of the information given in the exhibit, particularly using the financial performance information in exhibit 2. Candidate 2 often simply repeated the figure or percentage change from exhibit without considering implication of these. Many answered also lack sufficient application of Lewell situation on the specific context of the requirement. For example, task 3A, where candidates were asked to advise how to manage the change process to support hotel staff during the implementation of a new hotel management system. Many answers offer generic advice which could apply to any change process with little reference to specific issues surrounding the implementation of Lewell new HMS. Answer also often lacked depth of the explanation, although 2 marks were available throughout the exam for developing points. Candidates often had few or no such points, meaning they have to come up with more points earning single marks in order to pass. अभी इतना कुछ क्या बोल रहे हैं अभी हम डिस्कशन पे आएंगे. So this was particularly noticeable in task 1A, where many candidates failed to go through as much beyond contrasting the characteristics of Lewell and Dulett to consider the implication of beyond constructing, and this on the attractiveness of Dulett as a potential acquisition of Lewell. It was also noticeable on task 2A, where candidate failed to justify Lewell's power of interest as ascribed to different stakeholder group or the response of their recommended. Copy pasting pre-seen exam exhibit information into answer with little or no attempt to add value was a problem on the occasion. Task 2B, many candidates reproduce information from exhibit 3 about the concern of different stakeholder group without applying this to assess the group level of power interest in the potential acquisition. देखो वो ये नहीं कहते हैं कि लाइक आप कॉपी पेस्टिंग मत करो बट कैसे करना है वो सारा लाइक क्या क्या मिस्टेक हुई हम इसी के ऊपर आने वाले हैं रीजंस के ऊपर मैं आती हूँ अब इसके बाद. मोस्ट कैंडिडेट अपीयर टू हैव रीड प्री सीन इन्फॉर्मेशन उनको दिखा कि आपने प्री सीन पढ़ा उनको ये दिक्कत नहीं है. They seem to have assimilated important points it and which result that could use detail given in the pre-scene and provide context for their awareness. Having good understanding about Lewell, particularly important in task 1 in order to identify difference between Lewell and Dulett's business model and target markets. The best answer demonstrated good understanding of the information available in the exhibit and pre-scene. They used it as a base of producing well-developed answer that applied to Lewell's situation. They also demonstrated analysis, evaluation, and commercial acumen skill across their script, showed skepticism where necessary, and produced answers that were clear and logically structured. Some candidates did not appear to have read SBL guidance articles and other resources on the ACCA Global website. This include failing consider article, which would have been helpful in task 1A and helpful for task 3B. Making use of resources is an important part of exam preparation. Analyzing the exhibit. The availability of pre-seen information should mean that candidates are familiar with the context of the industry and the organization before the exam date. Nevertheless, they are needed to spend sufficient time reading and understanding the additional information given in the exhibits. At the start of the exam, candidates should note the requirements of each task and keep this requirement in mind whilst reading carefully the information in the exhibit, as this will help them to identify which task draw with which material. Candidates need to remember that material from more than one exhibit may be relevant when answering the individual task. In this exam, material from exhibit 1 and 2 was needed to answer task 1A. And हम क्या करते हैं सिर्फ एक पे स्टिक रहते हैं. देखो हमें हो सकता है कि पहले एक दिखे but we don't have टाइम ऑफ लाइक कि आज के टाइम पीरियड में जो आपका पेपर होता है वो कॉपी पेस्टिंग वाला सिस्टम होता है और आप क्या है लाइक आप पेन पेपर से तो लिख नहीं रहे हो कि आपको कट करना पड़ेगा या स्पेस का इशू आएगा. तो अगर आपको बाद में जाके भी अगर लिंकेज दिख रही है तो प्लीज ट्राई टू लिंक आफ्टर दैट एज वेल.
Candidates are recommended to spend first 30 minutes of the exam reading and analyzing the exhibit material. तो वो साफ कह रहे हैं कि जब तक अगर आपको पता ही नहीं है क्या इंफॉर्मेशन है तो आप उससे लिंकेज कहाँ से करोगे, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आंसर को अटेम्प्ट करने के टाइम पे। Exhibit provide material which underpins the applied points candidate should be making, include necessary background information, explanation to provide and help the candidate to decide how to structure the answer. वो आपको बताएगा highlight important issues to answer that should cover. तो देखो उसमें एग्जिबिट में आपके पास इंपॉर्टेंट इश्यूज भी आएंगे, आपके सामने ये भी आएगा कि कैसे कैसे वो आंसर होना चाहिए, बट बच्चे क्या करते हैं, तो छोड़ देते हैं, और उसको अगर छोड़ देते हैं तो दिक्कत आ जाती है। As already suggested, some answer fail to make enough use of material in the exhibit. However, candidate must do more than reproduce and restate the material. To score marks, they must comment on the information to develop further points raised. अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको लिंक करना है। Task requirement may refer directly to exhibit, meaning that exhibit define what answer should cover, not more, not less. The requirement of task to be referred five stakeholder group identified by CPO in relation to success of acquisition, which linked back to the stakeholder group identified in exhibit 3. However, many candidates did not evaluate the stakeholder level of power and interest in relation to the acquisition, choosing instead to evaluate their level of power and interest in relation to ongoing operation of hotels. A minority of candidates also choose to evaluate the level of power and interest to the additional stakeholder group. Now planning के ऊपर आ जाते हैं हम। कैंडिडेट्स को टाइम स्पेंड करना है प्लानिंग के ऊपर, ताकि वो क्या कर सकें, वो ये देख सके कि उनका जो आंसर है अच्छे से लॉजिकली स्ट्रक्चर है एंड रिक्वायरमेंट टास्क की मीट हो रही है। बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ डीप डिस्कशन रिक्वायरमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स उसमें आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ रहे हैं टास्क के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। नो पैडेड आउट ऑफ विद मटेरियल डस एंड नॉट एड्रेस द टास्क रिक्वायरमेंट एंड नॉट मेकिंग 2 पॉइंट्स मोर टाइम, मतलब बार बार रिपीट भी नहीं करना है। तो अब when sitting in the exam, candidate may find out useful to copy paste into the word processor answer area. Then they do not need to keep to look the task tabs. They may help them to remain more focused on the task as they answer. Any copied requirement should be deleted after the task is answered or clearly separated from the answer. वो क्या कह रहे हैं, देखो हमारे पास, और ये दिक्कत वाली बात ना मैं भी बच्चों को बहुत बार बताती हूँ कि हमें क्या होता है, 2-3 बॉक्स बच्चे कहते हैं मैम ये भी ओपन करो वो भी ओपन करो। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको टास्क की रिक्वायरमेंट आपका जो वर्ड प्रोसेसर है वहां पर कॉपी पेस्ट कर दो। उससे होगा क्या कि आपको एक बॉक्स तो हो गया जिसको आपको नहीं ओपन करना है। अब आपके लिए एक एरिया एग्जिबिट ओपन करने वाला रह गया और एक आपका रिस्पॉन्स एरिया रह गया, जिसको आप देख के अपनी नॉलेज को अप्लाई करके प्रोफेशनल स्किल को कंसीडर करके आप जो है अपना आंसर फ्रेम करते हुए जाएंगे प्रोफेशनल वे में। देन उसके बाद आप जो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आएंगे एंड देन फिर उसके बाद मैं कुछ अपनी जो अभी तक की मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया हुआ है वो आपको गाइड करूंगी। मोस्ट कैंडिडेट वर एबल टू आंसर ऑल द 3 टास्क, वो कर पाए और वो बच्चे एसबीएल में कर पाते हैं। एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है, हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ कर आए, बट वो सब कुछ कर आए में क्या किया क्या नहीं वो हमें समझ में नहीं आता है। So while there were some indicators that some candidate had run out of time or stamina during this exam, this does not appear to have been significant problem in the candidate script overall. This suggested that many candidates are managing their time carefully. Candidates are strongly recommended to attempt mock exam under full exam condition before the actual exam to get user demand on concentration, effective reading, planning, thinking and writing that SBL exam की requirement. तो साफ कह रहे हैं कि हमें इससे ये तो समझ में आ रहा है कि आपने लाइक कुछ कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए या थक गए, जो कि हो जाता है। अभी तो आपके टाइम पीरियड में 3.25 घंटे का पेपर होता है गाइस, हमारे टाइम पे 4 घंटे का पेपर होता था, तो दैट वाज टू हेक्टिक, बट कोई बात नहीं, प्रोफेशनल पेपर है, प्रोफेशनल तरीके से ही देंगे। बट इन्होंने स्पेसिफिकली एक बात बोली है कि जो ये कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि अपना टाइम को मैनेज कर पाए, वो दिक्कत हमें इतनी दिखने को नहीं मिली। बट अगर आप जो है अच्छे तरीके से और टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको रिकमेंडेशन है कि आप जो है मॉक एग्जाम का यूज करो, और वो कैसे करो, एग्जाम कंडीशन में यूज करो। एंड उसमें क्या चाहिए, बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है। एज अ गाइड, if the candidate uses first 30 minutes of the exam time to read and assimilate the exam exhibit and task and produce the outline plan, this leaves 165 minutes
to produce the answer to all the three tasks. On the basis 2, 3 by 4 should be allocated relation. तो इन्होंने ना कुछ आपको allocation जो है गाइड किया है कि ऐसे ऐसे टाइम allocation आप जो है कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ठीक है। बाकी मैं फिर भी कहूंगी हर एक की टाइम मैनेजमेंट स्पीड थोड़ी थोड़ी अलग सी ही रहती है। अडॉप्टिंग दिस अप्रोच इंश्योर दैट कैंडिडेट हैज सफिशिएंट टाइम टू अटेम्प्ट एवरी पार्ट ऑफ एवरी टास्क देयर बाय गिविंग देम द बेस्ट चांस ऑफ पासिंग द एग्जाम। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम पास होने का चांस जो है और ही अच्छा हो जाएगा। कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ हाउ टाइम कैन बी पुअरली यूज इन द एसबीएल एग्जाम। Wasting time by including material not asking for the actual task requirement, writing elaborative, lengthy plans resulting in too little time to produce meaningful and complete answer, making same point more than once is a slightly different way. Markers will not give additional marks for points which are repeated or restated even if they are slightly reverted. तो देखो आपको किस बेस पे मार्क्स मिलेंगे एंड कैसे पुअर मार्क्स हो सकते हैं। देखो अगर आपने जो है मटेरियल लाइक कुछ भी ऐसे लिखते गए, इलेबोरेशन बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए या बहुत कम दे दिया, मीनिंगफुल आंसर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये सब कुछ। अब एग्जाम फेलियर के रीजन इनसे नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अब तक का सारा क्रक्स आपको जो है बताऊंगी। In most cases, those candidates who failed this exam did so because of not answering the task that has been asked. और ये तो सबकी ही यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हम आंसर वही लिखते हैं जो कि पूछा भी नहीं गया, कुछ और ही लिख देंगे और इररिलेवेंट कंटेक्स्ट लिख देंगे, भैया इतना टाइम हमारे पास नहीं है। एंड नॉट अप्लाइंग द ल्यूविल केस सिनेरियो इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट्स मेड। और देखो सिनेरियो से लिंकेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Failing to develop point made, this is not considered the implication of a point, not explanation fully why the point was relevant in the context of the task requirement. Copy paste किया, pre-seen को information को answer में paraphrase कर दिया, but then failing to comment on this information and developing the answer, the task requirement. या फिर poor analysis skill किया, poor level of technical knowledge किया, failing to respond to the requirement professional manner, डेमोन्स्ट्रेटिंग पुअर टाइम एलोकेशन, ये सारे क्या रहे, रीजंस रहे जिसके कारण जो है बच्चे जो है फेल हो गए। और इन सब बातों से हमें बचना है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। As already been mentioned, the failure to answer the task that has been asked was a particular issue in task 2A, with many candidates failing to evaluate stakeholder power and interest in the acquisition. देखने को जाए तो देखो stakeholder power, मैंडलो मैट्रिक्स सबसे इजी है, बट बच्चे फिर भी फंस गए। When candidates did address the requirement of task, they generally answered the whole requirement, पूरा पूरा कर दिया. But however, there were many examples across the exam candidate not focused on the answering the requirement which has been asked. This demonstrates poor exam technique should not be expected the candidate SBL. देखो प्रोफेशनल लेवल के बच्चों से ये एक्सपेक्टेशंस तो उनकी नहीं है, वो साफ बोल रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तुमसे बहुत हैं, तुम प्रोफेशनल लेवल में हो। Now, in professional workplace, candidate would be expected to perform the specific task required by their manager, so would have to listen carefully, read thoroughly instruction given. Same attention should therefore be applied to the task requirement in the SBL exam. अब टेक्निकल मार्क्स के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो क्या कह रहे हैं, ये टेक्निकल एग्जाम नॉलेज और एक्सप्लेनेशन को आपको ध्यान में रखना है। एसबीएल के पेपर में कैसे करना है आप ये देखोगे, आपको पॉइंट्स ऐसे देने हैं जो कि रिक्वायरमेंट से लिंक हो, टास्क से लिंक हो एंड उसमें स्कोप हो, आंसर प्रॉपरली लिंक्ड हो, कौन कौन से वर्बल्स हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। Show the marker why the points being made are significant, relevant to levels and context of the task requirement, कि वो points क्यों relevant है। आपको बताना है कि ये इसकी कौन से इश्यूज हमने चूज किए थे, what were the reasons, what were the choice, what were the decisions, and generally up to 2 marks are available for a well developed point made. However, candidates are reminded that 2 marks will only be awarded when candidates successfully identified explanation a relevant point and then develop this by, कैसे करते हैं, इवेल्युएट करेंगे कि वो पॉइंट कितना सिग्निफिकेंट है, यूज करेंगे इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस एंड सपोर्ट करेंगे पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ। A failure to develop point was sometimes apparent in the exam, particularly applied to task 1A, where too often candidates appeared just to compare the characteristics of Leuvel company.
Also, in task 1, a candidate commented on a performance information provided in exhibit 2, often superficial, and did not explain the implication or significance of the figure provided. तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। अब देखो, और यहाँ पर देखो कॉपी पेस्टिंग कहाँ पर दिखी, उन्होंने साफ बोली है टास्क 1 और 2 में वो कैंडिडेट्स प्योरली जेनेरिक आंसर दे रहे थे, उनको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड मार्क्स मिले। एंड सम टाइम ये इशू कहां पर आया, टास्क 2 में आया, जहां पर जेनेरिक आंसर दिया गया था डेट इक्विटी फाइनेंसिंग का बहुत ज्यादा। कैंडिडेट को जेनेरिक आंसर नहीं देने हैं, रिपीट पॉइंट नहीं देने हैं, थ्योरी कहते हैं हमें पता है, जरूरत नहीं है आपको बताने की। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स के ऊपर आते हैं अब। तो देखो वो क्या बात कर रहे हैं कि उनको पता है कि प्रोफेशनल मार्क्स कैसे लेने हैं, बट उनका आंसर फॉर्मेट में किया था, ये भी ठीक है, जैसे जैसे बोला गया था। Whatever the format required by the task recipient will be held the answer that is presented and structured clearly. With header throughout the answer, candidates should remember that they are carrying out professional tasks and that a particular purpose in this exam acting as a senior business analyst serving the need of level manager. ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो उनको आर्टिकल समझना है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में समझना है एंड देन उसी के बेस पे आंसर बनाना है। This was particularly important for task 3B where candidates were communicating to the board the benefit and challenges of introducing a responsible business committee. Whilst there were valid concern about NED's level of experience in ESG matter, phrasing these NED are incompetent or similar phrases is not appropriate way to communicate these concerns to the directors in questions. The candidates are also reminded that demonstrating professional skepticism does not simply mean phrasing point as a question. क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना कि क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ना बिल्कुल भी नहीं। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को गलत समझ लेते हैं। Markers commented that on task 1A, where the professional skill was skepticism, proportion of candidate who phrased point as a question was higher than in previous exam. However, doing so weakens candidate answer and reduces their ability to score well in professional marks. इसको समझने के लिए कैंडिडेट्स को क्या करना है, क्रिटिकल असेसमेंट करनी है। नाउ आगे चलते हैं हम। ये है टास्क वाइज। तो टास्क वाइज उसके लिए देखो आपको रिपोर्ट बनानी थी जिसमें कि अट्रैक्टिवनेस एज अ पोटेंशियल एक्विजिशन के ऊपर बात थी। स्किल क्या था हमारा, स्केप्टिसिज्म। तो स्केप्टिसिज्म मींस कि मुझे ढूंढने हैं वो पॉइंट्स जो कि शो करेंगे कि ये इसकी ये नहीं है। Information provided about duals assesses attractiveness as a potential acquisition of Lewell company. Then उसके अलावा ब्रीफिंग नोट बनाना है सीईओ के लिए जो कि रिस्क रिलेटिंग टू इंटीग्रेशन ऑफ ड्यूल्स एंड एल कुड बी मिटिगेटेड, इसके ऊपर आएंगे हम। अब मैं अभी तक का देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि मैं इनके कुछ क्रक्स जो है आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो एग्जामिनर ने पूरा इस पे बोला गया है उन क्रक्स को हम समझते हैं, उन क्रक्स के ऊपर डिटेलिंग के ऊपर जाते हैं। तो वो क्रक्स क्या है, लेट मी नोट इट डाउन। तो बच्चों अभी तक फिर क्या बोला है एग्जामिनर ने ये समझते हैं। तो बच्चों ने आंसर का क्वेश्चन जो है लाइक क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छे से नहीं दिया है। जैसे सपोज करो कि एक लाइक इम्पोर्टेंट एरिया था क्वेश्चंस में, उन्होंने क्वेश्चन की आंसरिंग नहीं दी, जिसका अगर मैं क्रक्स बोलूं तो उन्होंने जैसे सपोज करो क्वेश्चन गया था हाउ टू मिटिगेट द रिस्क, तो उन्होंने लिख दिया कि कौन कौन से रिस्क हैं। तो ये तो सीधा सीधा ही मार्क्स किलर है। तो उन्होंने क्वेश्चन की आंसरिंग नहीं की। उसके बाद एप्लीकेशन ल्यूवेल के साथ मैच नहीं हुआ। तो ये सारे पॉइंटर्स मैं इसमें लिख देती हूँ। तो पहला तो क्या था कि नॉट आंसरिंग द रिस्क, ठीक है। व्हाट स्टूडेंट डिड रॉन्ग, ठीक है, स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया, डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन। लाइक जैसे क्वेश्चन था हमारे पास हाउ टू मिटिगेट द रिस्क, और बच्चों ने क्या लिख दिया, व्हाट द रिस्क आर। पक्का पक्का मार्क्स कट होगा। देन नेक्स्ट नॉट एप्लीकेशन टू ल्यूवेल।
तो स्टूडेंट ने लिखा जेनरिक स्टेक होल्डर थ्योरी, जेनरिक चेंज मैनेजमेंट, ये पेपर का ही पार्ट है, एंड जेनरिक फाइनेंस एडवांटेजेस। बट एग्जामिनर को क्या चाहिए था? देखते हैं हमारे एग्जामिनर जी क्या चाहते थे हमारे से। Why does this matter for Lowell in this situation? अब उसके अलावा no development of points. अब देखो बैड आंसर की एग्जांपल भी है हमारे पास, वो क्या है? Revenue has fallen by, बट एक अच्छा आंसर क्या होगा कि रेवेन्यू होगा गिरा। क्यों? क्योंकि डिमांड जो थी वीक थी, एंड जिसके कारण क्या होगा, हमारे पास एक्विजिशन की अट्रैक्टिवनेस खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर ये टेम्परेरी नहीं है तो उस वाले केस में क्या होगा कि मेरे ब्रांड की स्ट्रेटजी वगैरह उस सब पे लिंक हो सकता है। तो अगर सिर्फ फैक्ट बताऊंगी तो मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसका इम्प्लीकेशन बता के जाना है। और स्टूडेंट्स ने और क्या किया था? कॉपी पेस्ट एग्जिबिट्स। देखो कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं, अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो डायरेक्टली करोगे तो वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। एज्यूम वो करता है कि आप एक सीईओ, ठीक है, और सीईओ को पता है, ठीक है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो अब मार्क्स मिलते कैसे हैं? ठीक है कि मैम एसबीएल का पेपर में फिर मार्क्स मिलते कैसे हैं? तो ये समझते हैं मार्क्स कैसे मिलते हैं एसबीएल के पेपर में। तो रेलेवेंट पॉइंट अगर होगा तो मार्क्स मिलेगा। वाई? ये कंसीडर देखो, लिंकेज करोगे तो मार्क्स मिलेगा, एंड इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारे आपके आंसर में होने चाहिए। अब जैसे कि अट्रैक्टिवनेस वाला क्वेश्चन था, तो क्या वो वर्थ बाय है या नहीं है, तो अगर हम ये देखेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा कि वो वर्थ बाइंग है भी या नहीं है। तो ये तो ऐसी सी कुछ चीजों का हमें खास करके ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या और कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारा एग्जामिनर। तो देखो फॉर्मेटिंग के ऊपर वो साफ कह रहे हैं कि फॉर्मेटिंग जो है अच्छी थी आपकी, फॉर्मेटिंग में इशू उनको नहीं लगा है आपके पेपर में। टेक्निकल मार्क्स टास्क बी में वो इशू रहे हैं। फिर रिक्वायरमेंट वाज पुअरली आंसर्ड ओवरऑल, टास्क बी में तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि रिक्वायरमेंट जो है भैया, हमें तो साफ साफ इसमें दिक्कत लग ही रही है कि आपकी रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। So requirement asked how the risk relating to acquisition which has been identified in exhibit could be mitigated. However, candidate who did the requirement high proportion got the balance of the answer wrong. साफ साफ ये बात हम ऑलरेडी अभी अभी मैंने यही आपके साथ डिस्कस किया है। नाउ चलते हैं आगे कि बेटर आंसर कैसे हो सकता है, रेंज ऑफ एक्शंस जो है हम इसमें कवर करेंगे। नाउ अब टास्क 2 वाला पोटेंशियल एक्विजिशन वाला। तो अगर टास्क 2 का एक्विजिशन वाले की अगर मैं क्रक्स के ऊपर आऊं, रीसेंट बोर्ड मीटिंग सीईओ चाहता है 3 पोटेंशियल मेथड फाइनेंसिंग एक्विजिशन ऑफ ड्यूलिट इफ इट गोज अहेड। तो आपको क्या करना था, ब्रीफिंग पेपर बनाना था, ब्रीफिंग नोट बनाना था, जो कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं 3 फाइनेंसिंग मेथड के, एंड जो कि हमारे सीईओ ने सजेस्ट किए हैं, एंड द पोटेंशियल वेज।
तो आपसे एग्जामिनर इसमें चाहता क्या है कि यस कि आपको ये देखना है कि ड्यूली वर्थ बाइंग है या नहीं है, कंसीडरिंग द फाइनेंशियल, कंसीडरिंग द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। बट बच्चों की कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या रही हैं, वो इसके ऊपर अगर मैं आऊं डायरेक्टली, तो बच्चों की मिस्टेक्स के ऊपर आते हैं। देखो, बिकॉज हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो हम वही समझेंगे कि देखो, कैंडिडेट को बोला गया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो देखो आंसर तो जा था लॉजिकल वे में हो गया, बट अब हम देखेंगे कैसे। असेसमेंट ऑफ लोन फाइनेंस वाज आल्सो आंसर्ड रीजनेबली वेल, with better answer recognize the implication of interest payment and gearing, and recognizing that interest payment are tax deductible. However, selection based on the right issue, sale and lease back were typically answered less well. तो ये कुछ कमियां उनको दिखी, वो साफ बता रहे हैं। Syllabus area G2 require candidate to be able to address the advice on alternative source of finance available to an organization to support the strategies. Marker also highlighted the amount of repetition in the candidate answer. बार बार रिपीट नहीं करना है, सेम बात, काम कान इधर से घुमाओ के उधर कर दिया। तो ऐसे वाले सिचुएशन में एक पॉइंट को दूसरे लेग में अगर रिवर्स करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इक्वली एज द ऑलरेडी मेंशन, लाइक जैसे कि टास्क 1 में था, कैंडिडेट्स को मार्क्स नहीं मिला, कटिंग कॉपी पेस्टिंग का वो नहीं मिलेगा, कहीं पे भी कर लो नहीं मिलेगा। तो इस वाले अगर इक्विटी के देखें, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं ये भी अच्छे से नहीं कर पाए कि राइट इशू जो है अफेक्ट करेगा फाइनेंसिंग, इस पे भी नहीं बात कर पाए। Right issue and shareholder का control. Number of candidates stated that the right issue would not dilute the control of shareholder. However, this will only be the case if all the shareholder take up the issue. Very few candidates include this caveat. देखो लॉजिक समझो। Conservatively, number of candidates stated that the right issue would dilute the control of the shareholder. Again, though it will only lead to dilution of control for shareholder who only did not take up the issue. But very few candidates made this point. So most generally, candidates are reminded that when discussing the advantages and disadvantages, it is important to relate to the organization question. For example, number of candidates cited the lack of dilution of control as an advantage to the right issue. Candidate also sometimes wasted time by including lengthy recommendation about which method of financing, and the main weaknesses in answering the task to were apparent lack of knowledge about the right issue, starting point without any real analysis, repeating the same issue. तो ये कुछ कमियां उन्होंने बताई। तो अगर लाइक क्या चाहता था, क्या मिस्टेक हुई, उन्होंने ड्यूलिट का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, उन्होंने कंपेयर नहीं किया एल&डी का, एंड कंक्लूजन नहीं दिया रिगार्डिंग अट्रैक्टिवनेस। फाइनेंशियल एनालिसिस उनको वीक दिखा। बिग ब्लंडर क्या है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे अगर देखें, स्टूडेंट जो है उन्होंने सोचा कि ड्यूलिट जो एक लॉस मेकिंग है, बट एक्चुअल में वो नहीं था, ये एक इशू था। और स्टूडेंट ने इंटरेस्ट को ब्लेम किया फॉर लोअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये बात भूल गए वो। तो दैट मीन्स कि उनको अकाउंटिंग नॉलेज भी नहीं है। हो सकता है ये ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एसबीआर नहीं दिया होगा पहले, या फिर उनकी पहले से एग्जाम्पशंस भी चल रही होंगी। तो अब टास्क 2B के ऊपर आते हैं। तो लाइक बहुत सारे फैक्टर्स इवैल्यूएशन, बट कैंडिडेट डिड नॉट एडुकेटली इवैल्यूएट द लेवल ऑफ पावर एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर ग्रुप, ये नहीं किया। अच्छा, पिछले वाले पार्ट में ना उन्होंने ये भी बोला था कि सैफ हम कर सकते हैं, बट ये जनरली क्वेश्चन की थ्योरी नहीं देनी सैफ के मॉडल के बारे में, नो। सेम पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना सीटेबिलिटी के अंदर, फोर्स नहीं करना पॉइंट्स को जस्ट कि वो मॉडल में फिट आ जाए, आते हैं ठीक है, मत तो नहीं करो। मॉडल आपके आंसर पे हेल्प करता है, मॉडल का मेन मोटिव मॉडल नहीं होना चाहिए। और प्रोफेशनल मार्क्स में तो देखो स्केप्टिसिज्म स्किल था टास्क 1 में, जो कि रॉन्ग वे में एड्रेस किया गया। आपको ये लाइक आपको ये नहीं लगता कि रेवेन्यू गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो ये रिस्की है? तो करेक्ट वे क्या था कि रेवेन्यू जो अगर गिर रहा है वो क्या है, ट्रेंड की तरफ जा रहा है कि ये इसकी में बी मार्केट पोजीशन की तरफ, जिससे इसकी अट्रैक्टिवनेस खराब हो सकती है। ये पॉइंट देखने वाला था जो कि हम कंसीडर कर सकते थे, जो कि बच्चों ने नहीं किया है। अब अगर ऐसे ही देखिए बहुत सारे पॉइंटर्स हैं वीकनेसेस, और अगर सभी का क्रक्स देखा जाए, उन्होंने वीक आंसर दिया है, जस्टिफिकेशन दिया है। मैं टास्क 3 पे भी आऊंगी। तो उन्होंने टास्क 3 में बोला क्या था, आपसे रिक्वायरमेंट थी ब्रीफिंग नोट बनाने की, राइट? ब्रीफिंग नोट बनाना था एज फॉर सीईओ, जिसमें कि आपने बताना था कि कैसे चेंज प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एंड
उससे नेक्स्ट वाला पार्ट बी जो था प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के ऊपर था। अब इन सब का अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं, बिकॉज आई हैव दैट क्रक्स, तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को अगर मैं क्रक्स वे में सब कुछ बताऊं, बिकॉज आई वांट कि आपको मेरी मेहनत की हुई मिले, आपको मेहनत नहीं करनी है, तो बट इसको पढ़ना जरूर है एक बार। तो अगर मिटिगेशन वाला जो टास्क 1 बी था उसमें लाइक रिस्क को एग्जामिनर क्या चाहता है कि रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए, ना कि ये कि रिस्क कौन से हैं। बट आंसर में क्या गया, आंसर में बच्चों ने रिस्क को ही दोबारा से लिख दिया, एग्जिबिट से कॉपी भी कर दिया एंड डिफरेंस देने लग गए फिर से दोनों कंपनीज में। जेनरिक पॉइंट्स, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जेनरिक पॉइंट्स भी कंसीडर करके चलो। तो एक अच्छा आंसर क्या हो सकता था इसमें, अगर आप खुद से सोचेंगे पढ़ेंगे, तो आपको प्री एक्विजिशन का पॉइंट, ड्यू डिलिजेंस, कल्चरल चेक, ऐसे पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। पोस्ट एक्विजिशन की प्लानिंग आपको देखनी है चाहिए, स्टाफ मैनेजमेंट कैसे होगा, आईटी इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो अभी ल्यूवेल के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस केस में, प्रीवियस एक्विजिशन का ये हिट पॉइंट था हमारे पास, और बहुत ही कम बच्चे इसको पिक कर पाए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर गई। और ये तो हिट पॉइंट था, ये हमने पहले भी बहुत लाइक नोट डाउन किया हुआ इस पॉइंट को बहुत बार, बहुत सारे क्वेश्चंस में। फिर अब जो दो टास्क 2 था फाइनेंसिंग एक्विजिशन वाला, बैंक लोन मेथड था, राइट शेयर था, सेल और लीज बैक था, जो कि अभी हम डिस्कस करके आ रहे थे। तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या दिख रही हैं उनको, कि उनको राइट इशू के बारे में पता ही नहीं है, जो कि अभी हमने देखा है। उन्होंने सेम पॉइंट्स को रिवर्स रिवर्स करके शो किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उसका ल्यूवेल पे क्या इम्पैक्ट होगा। आपके पास टेक्निकल एरर्स उसमें दिख रहे हैं, और वो टेक्निकल जो एरर्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। राइट इशू जो है गियरिंग पे अफेक्ट नहीं करता है। राइट इशू कभी भी कंट्रोल पे जो है डाइल्यूट नहीं करता है। तो ऐसे कुछ एरर्स जो है बच्चों को उनको दिखने में लगे। बट टास्क 2 पे अगर आए, तो जो सबसे ज्यादा डिजास्टरस्ट आंसर उनको लगा 2 बी स्टेक होल्डर वाला, जिसके कारण वो कहते हैं बहुत सारे बच्चे फेल कर दिए उन्होंने। वो क्यों किए, कि देखो हर एक स्टेक होल्डर के लिए, देखो 5 तरह के स्टेक होल्डर थे, आपको पावर जस्टिफाई करनी थी, आपको इंटरेस्ट था वो जस्टिफाई करना था, और आप उसको कैसे मैनेज करोगे एट कंसिडरेशन ऑफ एक्विजिशन। तो अब स्टूडेंट ने किया क्या, अब ये समझते हैं। उन्होंने पावर और इंटरेस्ट तो बता दिया, बट उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं किया। उन्होंने होटल के ऑपरेशंस के बारे में बता दिया, बट होटल की एक्विजिशन के बारे में कोई बात ही नहीं की। उन्होंने 5 स्टेक होल्डर्स को 3 में कर दिया, तो देखो आप अपने लिए 2 पॉइंट्स तो ऐसे ही मिस कर गए। एंड उन्होंने मेनलो मैट्रिक्स गलत तरीके से अप्लाई किया। तो रॉन्ग फोकस क्या है, उन्होंने उसमें एग्जांपल भी दिए कि देखो गेस्ट केयर अबाउट द सर्विस क्वालिटी, ये तो ऑपरेशनल इशू है, दैट इज नॉट एक्विजिशन का रिलेटेड इशू। ये एक्विजिशन, ये हमारा काम नहीं है, ये ऑपरेशंस के बाद का काम है। अगला एरिया चेंज मैनेजमेंट वाला एरिया हमारे पास आया था। तो चेंज मैनेजमेंट HMS सिस्टम जो हमारा था, तो उसमें अच्छे पॉइंट्स भी उन्होंने दिखाए। वो अच्छे पॉइंट्स हमारे पास क्या दिखते हुए आ रहे हैं, कि आप लाइक अगर कर्ट ल्यूइन वाला जो लेके आओ तो भी चल सकते हो। ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, रिवॉर्ड्स, ऐसे पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो। प्रॉब्लम्स जो है अगर एग्जिबिट में है, उसको रेफर करते हो, चलो अच्छा हो जाएगा। बट अच्छा आंसर जो नहीं था बच्चों का, उन्होंने जेनेरिक थ्योरी दे दी चेंज के रिगार्डिंगली, HMS से लिंक भी नहीं किया, एंड उन्होंने होटल स्टाफ के साथ भी लाइक रियलिटी से लिंक नहीं किया। और जो मेरा जो टास्क 3 बी था कमेटी वाला, प्रोफेशनल टोन वहां पर मैटर करती है, मिस हो गई। एनईडीज आर इनकॉम्पिटेंट इन ESG, ऐसा कुछ लिख दिया गया। बट अच्छा आंसर क्या होगा, कि बोर्ड के पास सफिशिएंट ESG एक्सपर्टाइज नहीं है, जो अभी हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, जिसके कारण उनकी इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट हो सकता है, अनलेस उनको कोई ट्रेनिंग या एक्सटर्नल एडवाइजर की यूजिबिलिटी मिल जाए। तो देखो आइडिया वही है, बट प्रोफेशनल वे में लिखने की बात है। तो अगर अभी तक की अगर जो है लाइक अगर मैं फाइनल टेक अवे बताऊं कि इस पेपर में बच्चों ने क्या मिस्टेक की और आपको क्या करना चाहिए था ओवरऑल, तो वीकनेसेस, जेनेरिक आंसर देखो, डिस्कशन कर दिया, प्रोफेशनल मार्क्स में इशू हुआ, तब वो बता रहे हैं। तो अगर अभी तक का मैं ये बताऊं कि बच्चों से क्या ब्लंडर हुए और आपको वो ब्लंडर नहीं करने हैं अपने टाइम पीरियड में, तो उन ब्लंडर्स पे अगर मैं आऊं, तो वो ब्लंडर्स यही हैं कि आपको जेनेरिक आंसर नहीं करना है, आपको लिंकेज के ऊपर ध्यान देना है, जो कि यहाँ पर जो दिखी हैं हमें, इन्होंने स्पेसिफिकली बोली हैं। खास करके जो आपसे पूछा गया है वही आंसर दो, रिपीट मत करो।
जो भी है केस से लिंक्ड होना चाहिए। पॉइंट्स को जस्ट लिखना नहीं है, उसमें अपना डेवलपमेंट फेज़ दिखाना है कि आप कुछ कर रहे हो उसमें। एग्ज़िबिट का यूज़ करो, कॉपी पेस्टिंग करो, बट अगर करनी भी है तो तरीके से करो। एंड क्यों ये है, मैटर करता है, वो पूरी लिंकेज देके जाओ एंड यू हैव टू जस्ट थिंक लाइक अ मैनेजर, नॉट जस्ट लाइक अ स्टूडेंट। ये कुछ की पॉइंटर्स हैं और इन की पॉइंटर्स को अगर हम यूज़ कर लें, तो हम जो है एसबीएल के पेपर में बहुत अच्छे से मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। बट बच्चे जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण रह जाते हैं। तो हमें ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है बच्चों, इन मिस्टेक्स से हमें बचना है। एंड ऐसे ही हमारे बहुत सारे सेशंस आपके लिए रेडी हैं, प्री सिन रेडी है, प्री मॉक रेडी है एंड मैराथन्स और वार्म अप सेशन भी आने वाले हैं, तो बहुत सारा कुछ आने वाला है। तो अभी आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, एग्जामिनेशन रिपोर्ट से तैयार होते हुए पास्ट पेपर, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, टेक्निकल आर्टिकल्स, प्री सीन, सबके ऊपर फोकस करना है, कंसीडरिंग दैट यू हैव फुल फ्लेज नॉलेज अबाउट द सिनेरियो, यू हैव फुल फ्लेज नॉलेज अबाउट द मॉडल्स। सारा कुछ ध्यान में रखते हुए हम जो है प्रैक्टिस करेंगे एंड टाइम लिमिटेशन का भी ध्यान रखें। तो इसी के साथ आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं एंड जल्द ही हम आने वाले सेशंस में मिलेंगे। थैंक यू।